नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। मार्च का महीना लगभग आधा महीना बीत चुका है और जैसे जैसे मार्च आगे बढ़ता है गर्मी जो है बढ़ने लगती है। उत्तर भारत में तो जो है कह सकते हैं कि इस वक्त जो है जबरदस्त गर्मी पड़ने की शुरुआत हो गई है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे मौसम गर्माएगा, मौसम की गर्मी भी बढ़ेगी और साथ साथ राजनीतिक सरगर्मियां भी बढ़ेंगी, क्योंकि अभी हम 23 में हैं लेकिन 24 बहुत दूर नहीं है। कह सकते हैं कि लगभग एक साल का वक्फा है, जबकि देश में एक बार फिर जो है देश के लोगों को चुनाव की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। देश चुनावों की प्रक्रिया से गुजरेगा। लेकिन इस मार्च के महीने में आज दिल्ली में एक और मार्च हुआ। एक दिल्ली के लोगों ने, देश के लोगों ने मार्च के महीने में एक मार्च देखा, एक मोर्चा देखा। और वो मार्च जो है वो ईडी के दफ्तर तक था और मोर्चा तमाम विपक्षी दलों का। जी हां, आज दो टूक में इसी पर हम चर्चा करेंगे। ईडी के घर आई 24 की लड़ाई। आज दरअसल करीब 16 दलों ने, विपक्ष के 16 पार्टियों ने मार्च के महीने में एक मोर्चा बनाया और कहा कि हम ईडी के दफ्तर तक मार्च करेंगे और ईडी को कहेंगे, उसको एक बाकायदा याचिका देंगे, ईडी को एक एप्लीकेशन देंगे ताकि ईडी अडानी के खिलाफ जांच शुरू करे। हालांकि यह मोर्चा आगे नहीं बढ़ पाया, क्योंकि आप जानते हैं जब दिल्ली में संसद चलती है तो उस पूरे इलाके में धारा 144 लगी होती है, इसलिए पुलिस ने तमाम सांसदों को रोक दिया। लेकिन ईडी तो निशाने पर आ गई है। लेकिन सवाल यह उठता है, वास्तव में निशाने पर ईडी है या ईडी बहाना है, नरेंद्र मोदी निशाना है? और क्या वास्तव में 24 की लड़ाई ईडी के घर आ गई है? क्या दरअसल 24 की लड़ाई में जो ईडी और जांच एजेंसियां जिस तरह से लगातार धड़ाधड़ एक्शन में हैं, कार्रवाई चल रही है, बड़े बड़े नेता जो हैं अदालतों के चक्कर लगाते दिख रहे हैं, सीबीआई के दफ्तरों, ईडी के दफ्तरों के चक्कर लगाते हुए दिख रहे हैं, कोई सुप्रीम कोर्ट भाग रहा है, किसी को जेल जाना पड़ रहा है। तो इस तरह से जो तमाम जांच एजेंसियां एक्शन में हैं, क्या 24 में यह एक बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? क्योंकि ईडी बहाना है लेकिन 24 निशाना है, नरेंद्र मोदी निशाना है। दो टूक में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। आखिर ये ईडी के घर क्यों आई है 24 की लड़ाई, इसी पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि आगे बढ़े, आइए यह रिपोर्ट देखिए। 24 का लोकसभा चुनाव अभी दूर है, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष ने मार्च महीने में ही 24 के चुनावों के लिए मार्च पास्ट शुरू कर दिया है। यह अलग बात है कि विपक्षी मोर्चे का ये मार्च आज मतदाताओं के घर नहीं बल्कि सीधे ईडी के घर पहुंच गया। आज कांग्रेस के नेतृत्व में 16 विपक्षी दलों ने अडानी मामले को लेकर संसद से मार्च शुरू किया। ये सभी नेता ईडी दफ्तर तक मार्च करने वाले थे, लेकिन विजय चौक पर पुलिस ने इन्हें रोक दिया। पुलिस ने विपक्षी सांसदों को सूचित किया कि वे आगे मार्च न करें, क्योंकि संसद का सत्र चालू है, इसलिए धारा 144 लागू है और यहाँ किसी भी आंदोलन की अनुमति नहीं है। जिसके बाद विपक्षी दलों के नेता संसद वापस चले गए। पर इन नेताओं ने आरोप लगाया कि जो ईडी विपक्षी नेताओं की जांच कर रही है, वही अडानी मामले की जांच आखिर क्यों नहीं कर रही? हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं और हम हमारे और बात तो बाहर ये करते हैं डेमोक्रेसी की, और अगर कोई यहाँ पर डेमोक्रेसी ठीक तरीके से नहीं चल रहा है, अगर कोई डिबेट में कहते हैं या सेमिनार में कहते हैं तो उनको एंटी नेशनल कहा जाता है और उनको दबाया जाता है। सीधा हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमको प्रोसेशन में वहाँ जाने दीजिए, हमारी बात को वहाँ ईडी के सामने रखने दीजिए ताकि वो फर्दर इंक्वायरी करे, इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करे। ईडी इस मामले में एफआईआर दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है?
मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री हैं या अडानी के प्रधानमंत्री हैं, ये देश जानना चाहता है। आज हिंदुस्तान भर में एक यूनिवर्सल मुद्दा है, जो भी ऑपोजिशन में है, जो भी मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे, जो भी बीजेपी के फेल्यूर्स को एक्सपोज करेंगे, उनको तो बुलाना ही है और सताना ही है। तो वो नॉर्मल कोर्स हो गया आजकल ये, लेकिन अनफॉर्चुनेट है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। सबकी आवाज़ की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सबको सवाल उठाने का अधिकार होना चाहिए, और जब वो अधिकार नेता भी खो जाएगा तो कल जनता भी खो जाएगी। ईडी के खिलाफ विपक्ष के इस एकता मार्च की दिलचस्प बात यह रही कि एक तरफ ममता बनर्जी की टीएमसी और शरद पवार की एनसीपी ने खुद को इस मोर्चे से अलग रखा, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक बार फिर एक साथ दिखाई दिए। भाजपा ने कहा कि जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस और लालू की आरजेडी को भ्रष्ट कहती थी, आज वो भी भ्रष्टाचार करने और उसे छुपाने के लिए कांग्रेस के साथ मिल गई है। कानून अपना काम कर रहा है जी, कानून अपना काम कर रहा है, कानून से ऊपर कोई नहीं है। हम देश के लिए भला करने वाला सरकार है, देश को गौरव लाने वाला सरकार है, गरीबों का सेवा करने वाला सरकार है, इसीलिए हम किसी से डरते भी नहीं। विपक्ष का जो परेशानी है आम जनता भी समझ रहे, हम भी समझ रहे, आप भी समझ रहे, क्योंकि चुनाव नजदीक है, इसलिए कुछ तो कुछ कीचड़ फेंको ऐसा प्रयास करते हैं लोग, मगर उनको नहीं मालूम कीचड़ से ही और कमल ज्यादा खुलेगा। देश के ऊपर गलत प्रचार करना, देश को अपमान करना, देश के सुप्रीम कोर्ट को हो, देश का संसद हो, देश के ऑर्गेनाइजेशंस हो, उसके ऊपर कीचड़ फेंकना, अपमान करना, यह बहुत गलत है। ऐसी पार्टी को कोई बोलने का अधिकार नहीं है। देश को अपमान करते हैं आप लोग, भारत का प्रजातंत्र को अपमान करते हैं, उसका नेतृत्व को अपमान करते हैं। ये किसको अपमान है? सारी 130 करोड़ जनता को अपमान करते हुए विदेशों में जाकर भाषण देना कोई आज तक नहीं किया है। आज विपक्षी मोर्चे ने ईडी के बहाने नरेंद्र मोदी पर जमकर साधे निशाने। आज के विपक्षी मोर्चे से ऐसा साफ है कि विपक्ष 24 के लोकसभा चुनावों में ईडी और अडानी को मोदी के खिलाफ उसी तरह मुद्दा बनाने जा रहा है जैसे 19 के चुनावों में राफेल और चौकीदार चोर है का नारा उछाला गया था। पर इस सब के बीच सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, और इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे मोदी के सामने विपक्ष लगातार धराशायी होता गया है। तो क्या 24 के चुनावों में भी विपक्ष लगातार बढ़ते मोदी को रोक पाएगा? मुझे चलते जाना है, बस चलते जाना। तो आपने रिपोर्ट देखी और इसी पर आज की डिबेट, आज की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो टूक में मेरा आज का सवाल देख लीजिए क्या है, जिस पर आज की इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। आज दो टूक में मेरा सवाल है, सरकार से विपक्ष की लड़ाई ईडी के घर आई, क्या 24 के चुनावों में जांच एजेंसियां बनेंगी मुद्दा? जी हां, सवाल एक बार फिर सुनिए। 24 की लड़ाई ईडी के घर आई, क्या दरअसल जांच एजेंसियां 24 के चुनावों में बनेंगी बड़ा मुद्दा? और इस पर मेरे साथ तीन मेहमान चर्चा करेंगे, तीन मेहमान इस डिबेट में शामिल रहेंगे। फिलहाल दो मेहमान जुड़ चुके हैं मेरे साथ, आइए दोनों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ जीवीएल नरसिंह राव जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है जीवीएल नरसिंह राव जी, बहुत बहुत शुक्रिया जीवीएल जी। मेरे साथ विक्रम सिंह जी जुड़ चुके हैं, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, कई तरह की जांच जो है इन्होंने बहुत करीब से देखी है, जांच की प्रक्रियाओं की जो सघनता है, उसकी गहराई है, उसको समझते हैं। और जल्द ही मेरे साथ कांग्रेस के नेता उदित राज जी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले शुरुआत मैं जीवीएल नरसिंह राव जी आप ही से कर रहा हूं। जीवीएल नरसिंह राव जी, ये संसद में ये स्वीकारा था, सरकार ने एक आंकड़ा दिया था कि 2012 से 12-13 से लेकर के 2021-22 तक ईडी ने कुल 3,985 केस दर्ज किए हैं। इनमें अगर 21-22 का आंकड़ा ले ले तो 21-22 में 1,180 ईडी ने जो है केस दर्ज किए, जो 4 गुना पहले के मुकाबले, पिछले सालों की तुलना में 4 गुना ज्यादा जो है मामले दर्ज किए। विपक्ष कह रहा है कि यह दरअसल एक टूल बना लिया है बीजेपी ने जांच एजेंसियों को कि 24 के चुनाव से पहले विपक्ष की छवि को धूमिल किया जाए और विपक्ष में ईडी के बहाने जो है फूट डाली जाए। क्या कहेंगे आप सर? अशोक जी, आपको, विक्रम सिंह जी को और सभी दर्शकों को नमस्कार। क्या
इस देश में अमृत काल में हमने प्रवेश किया। माननीय प्रधानमंत्री जी की यदि आप पिछले अगस्त 15 की भाषण सुनेंगे, उन्होंने कहा इस देश में 2 बड़ी बीमारियां हैं जिसको दूर करने की जरूरत है, जो इस देश के आर्थिक गतिविधियों में बाधा डालने का काम किया है। उनमें एक भ्रष्टाचार, बेईमानी। क्या इस देश में बेईमानियों का और भ्रष्टाचार का महिमा मंडन किया जाएगा? क्या इस देश में एक नैतिकता का या स्वच्छता का, आर्थिक स्वच्छता का माहौल नहीं होना चाहिए? ये जो आप बता रहे हैं, जिसने बड़ी संख्या में केसेस ईडी के इंक्वायरी में ईडी ने रजिस्टर किया है, ये इस बात को दर्शाती है कि सारे संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम कर रहे हैं, किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव उन पर नहीं है, और जहां भी संदेह है, जहां भी बेईमानी का या मनी लॉन्ड्रिंग का उनके पास सबूत है या उनके पास कोई आधार है, और वहां काम करके ऐसे बेईमानियों को पकड़ना ईडी एजेंसियों का काम है। आपने देखा होगा जब मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, हमारे कैबिनेट का सबसे पहला फैसला था एसआईटी बनाने का, काले धन को पकड़ने पर। यह हमारी प्राथमिकता रही है। ब्लैक मनी जो विदेशों में स्टैश किया जाता है, उनको पकड़ने के लिए कानून बनाया था। और जो बेनामी संपत्ति का जो कानून राजीव गांधी के समय पे जो बना था, वो लागू ही नहीं हुआ था। उसका लागू करने का काम माननीय मोदी जी ने किया है, उसका रूल्स बनाकर। और विदेश में जो यहाँ अपराध करके, आर्थिक अपराध करके जो विदेश में भाग जाते हैं, ऐसे लोगों को पकड़ने के लिए, उनकी संपत्ति को जब्त करने के लिए हमने एक इकोनॉमिक ऑफेंडर्स का कानून बनाया था। तो ये कोई नई बात नहीं है। मोदी जी के सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ एक तरह से देखा जाए तो जंग लड़ रही है। पर जीवीएल जी, आपने जो बात कही उसी को लेकर ये सवाल भी उठते हैं ना कि भाई एसआईटी बनी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन काला धन वापस लाने की जो बात थी, विपक्ष सवाल उठाता है भाई कितना काला धन वापस आ गया। दूसरी तरफ जब आप कहते हैं कि भाई जो मनी जो पैसा लेकर भाग जाते हैं उनके खिलाफ आप लोगों ने कानून में, पर सवाल ये उठता है नीरव मोदी, विजय माल्या अभी भी जो है वो भारत के शिकंजे से दूर हैं। तो ये सारे आरोप लगाते हैं कि भाई आप इन सबको छोड़ देते हैं, लेकिन विपक्ष के नेता जो है उनको फंसा दिया जाता है। नहीं, किसी को नहीं छोड़ा है। विजय माल्या, नीरव मोदी, यदि कांग्रेस के सरकार होती शायद नहीं भागते। मैं ये बात मानता हूं, नहीं भागते, क्योंकि उनको यहाँ महाराजा का ट्रीटमेंट यहीं पर मिल जाता। चिदम्बरम जी के यहाँ जब वित्त मंत्री थे, देश के वित्त मंत्री, तो विजय माल्या जाकर के उनसे बैंकों को चिट्ठी लिखवाते थे, बैंकों को आदेश दिलवाते थे। उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कार्यालय से उनके सचिव सीधा बैंकों से बात करते थे इनके बिहाफ पर। तो वो स्थिति मोदी जी के सरकार में नहीं है। ये इस प्रकार का राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। और जितना पैसा उन लोगों ने लूटा, उससे ज्यादा पैसे विजय माल्या से वसूला गया है। उनकी जितने भी संपत्ति है उसको जब्त की गई है, उनको ऑक्शन किया गया है। तो पूरी जो पैसा जनता की पैसा है, बैंकों की पैसा है, वो उनसे वसूला गया है। और उनको वापस लाने के लिए कार्यक्रम जो केंद्र सरकार का प्रयास जो है जारी है, वो किसी न किसी दिन उनको यहाँ लेकर खड़ा करेंगे जनता के बीच में। एक तरह से ये है। दूसरी तरफ जो विपक्ष की जो पुकार है, वो आज कितने बेशर्मी से एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जा रहे हैं। क्या हमको बचाओ, केवल हमारे ऊपर वो कह रहे हैं, वो कोई नहीं कह रहा है कि इसमें कोई केस नहीं बनता है। ना अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, ना कांग्रेस पार्टी कह रही है, ना कविता जी कह रही है, कोई ये नहीं कह रहा है। तो हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, हमने कोई गलती नहीं की, हमने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं किया है, भ्रष्टाचार नहीं किया, ये कोई नहीं कह रहा है। हर कोई कह रहे हैं हमारे ऊपर क्यों किया जा रहा है। नहीं, पर वो ये भी कह रहे हैं, नहीं जीवीएल जी, पर वो ये भी कह रहे हैं कि भाई विपक्ष के नेताओं के खिलाफ तो जांच होती है, अडानी के खिलाफ जांच नहीं होती। वो तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर जांच, आज जो दस्तावेज, आज जो पर्चा लेके गए थे उसमें तो कहते हैं अडानी के खिलाफ भी जांच कीजिए ना, सिर्फ विपक्ष के नेता निशाने पे क्यों?
आज देखिए पूरा मामला जो अदानी का जो विषय है और हिंडनबर्ग का रिपोर्ट का विषय है, ये पूरा सुप्रीम कोर्ट के पास विचाराधीन है। ओके। यदि आपको उसमें दखल करना है तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर के एक एप्लीकेशन दीजिए, इंप्लीड कर दीजिए अपने आप को। ये एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जाना है नथिंग बट तमाशा है। ओके। और केवल अपने आप को बचाना है। ओके, ईडी के लिए, ईडी के दफ्तर में इसलिए जा रहे हैं ताकि हमें बचाया जाए, हमारे ऊपर इस प्रकार के कोई केसेस नहीं किया जाए। क्योंकि अभी तक आजाद भारत में हम राजनेता होने के नाते, सांसद होने के नाते, पार्टी के प्रमुख होने के नाते इन सबको ऐसा कुछ छूट मिलती रही है। ये छूट मोदी जी की सरकार में नहीं मिल रही है। यही इनकी असली कंप्लेंट है। ओके, मैं आऊंगा, लेकिन इस बीच डॉक्टर उदित राज कांग्रेस के नेता मेरे साथ जुड़ रहे हैं। लगातार जीवीएल जी बोल रहे थे, लगातार उदित राज जी मुस्कुरा रहे थे। उदित राज जी, शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। उदित राज जी, मैंने कई सवाल जो आपने जुड़े थे, तो मैंने कुछ सवाल जो हैं जीवीएल नरसिंह राव जी के सामने उठाए। एक सवाल आपके सामने जो मैं आज इंपॉर्टेंट जो शुरुआत जो करना चाह रहा हूं, सवाल है कि अभी जीवीएल कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही है अडानी मामले की, और हमने ये भी देखा विपक्ष लगातार कहता है कि ये जो जांच एजेंसियां हैं, सीबीआई, ईडी, ये तो सरकार का टूल बनकर रह गई हैं। ये सरकार इनका मिसयूज करती है, सरकार की कठपुतली है। तो फिर सवाल है, जब सुप्रीम कोर्ट अडानी मामले की जांच कर रहा है, तो आप एक ऐसी जांच एजेंसी के पास दरखास्त लेकर क्यों जा रहे हैं जिस पर आपको भरोसा नहीं है? आप तो कह रहे हैं कि उसका पॉलिटिकल मिसयूज होता है, फिर आप उसी के पास, उसी के दफ्तर, उसी के घर पे जा रहे हैं कि वो जांच करे सुप्रीम कोर्ट को छोड़ करके। ऐसा क्यों? देखिए, नैतिकता की भी कोई एक सीमा होती है। किसी ने याचिका किया सुप्रीम कोर्ट ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक लिमिटेड कोई इंक्वायरी भी उसको नहीं कहा, डायरेक्शन सेबी को दिया कि सेबी देखे। लेकिन इसका नहीं कि जो सेल कंपनियां मॉरिशस में खुली हुई, जिसके थ्रू ट्रांजैक्शन पूरा हुआ, फिर विनोद अडानी बिना कंपनी को बताए हुए शेयर को मार्गेज करके लोन लेता है, उस वायलेशन पर कोई केस दर्ज हुआ। केतन पारिक के साथ में मिलकर के अडानी ने रिगिंग किया था, शेयर बाजार का 2 साल के लिए प्रतिबंधित था ये। उसके बाद में भी अडानी के ही एयरक्राफ्ट में 2014 का पूरा चुनाव लड़ा, उसी के एयरक्राफ्ट से मोदी जी पूरे देश का भ्रमण किए हैं। और इसके अलावा भी हजारों करोड़ का वहां का ड्रग मुंद्रा एयरपोर्ट पर गिरफ्तार नहीं किया गया। सरकार की तरफ से कौन एक्शन हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं। सीबी को कहा गया, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का तो यहां काम है, अडानी को पकड़ने का काम है। और ये नरसिम्हा राव जी की मनमोहन सिंह की सरकार थी, जो G2 स्पेक्ट्रम है और कोल आवंटन में खुद अपने सरकार में गिरफ्तार हुए। कनी मोदी ए राजा गिरफ्तार। एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि बीजेपी के समय में बीजेपी के किसी मिनिस्टर के जेल भेजा गया हो, कार्रवाई किया हो? सारे इनके जमाने में ही भाग के गया हो। झूठ बोलना 9,000 करोड़ रुपया का से ज्यादा का है। विजय मल्ल्या का मुश्किल से कुल पूंजी कितना इकट्ठा की गई है? 3 या 4 हजार करोड़ के आसपास किया गया है। ये कह देना कि रियलाइज कर लेना, सरासर टेलीविजन पर झूठ बोलना, ये फैक्ट। और मेहुल चोकसी भाई, मोदी जी भाई कहते थे, मेहुल भाई विदेश लेके जाते थे, मेहुल भाई भाग गए हैं वहां पर। तो ये जो विपक्ष जो कह रहा है, तो बंधु अधिकारी के खिलाफ जांच थी ईडी की, हेमंत बिश्वा शर्मा के खिलाफ जांच थी, येदुरप्पा के खिलाफ भी जांच थी, और आपके तमाम सारे जैसे बीजेपी में जाते हैं जांच बंद हो जाती है। नैतिकता का फर्क देखिए, मनमोहन सिंह की सरकार में कितने मंत्री जेल जाते थे, एमपी भी जेल जाते थे, अधिकारी जेल जाते थे। एक एग्जाम्पल बता दीजिए कि कोई जेल गया हो 8-9 साल। ओके, उदित राज जी आप कंटिन्यू रखिएगा आपने, क्योंकि एक एग्जाम्पल तो जीवीएल इस पर इंटरवीन करना चाहते हैं। जीवीएल बोल लीजिए, फिर मैं उदित राज जी के पास फिर आता हूं। जीवीएल जी। तो
जो अभी उदित राज जी जो कह रहे हैं, तो मुझे लगता है ये किस मापदंड से बात कर रहे हैं। उन मनमोहन के सरकार में इतने मंत्री जेल इसलिए गए थे तो बहुत सारे स्कैम्स हुए, बेईमानी पाई गई। सीएजी के रिपोर्ट में वो कोल गेट में सारे जो आवंटन किए गए वो सबको सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, उसमें गलतियां पाई गई। उस समय के कोल सेक्रेटरी को जेल जाना पड़ा। ये आप बेईमानी सरकार को एक ईमानदार सरकार के साथ तुलना कैसे कर सकते हैं? आप मोदी जी के 8.5 साल में कोई इल्जाम तक नहीं लगा पाए। केवल एक ही मुद्दे पर आप इल्जाम लगाए, वो तो रफाल था। उस विषय पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोलने के लिए माफी मांगनी पड़ी है, और सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोसेस को, पूरी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को सही ठहराया है। उसमें कोई गलती नहीं है, ये मान्य सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो इसलिए तो हमारे सरकार में 10 लोग मंत्री अरेस्ट हुए क्योंकि वो स्कैम करते हुए पकड़े गए। आपका भी 10 होना, अरेस्ट होना है, ये कौन सी तर्क है? ओके, ये कुतर्क है। ओके, और ओके। हमारे सरकार में, मोदी जी की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ है। दूसरी बात, डॉक्टर उदित राज, एक मिनट आ रहा हूँ, आप पूरा समय दूंगा। निष्पक्षता नहीं है, एक करके। एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया। 10 प्रश्न मैंने पूछे हैं अडानी के बारे में, 10 प्रश्न पूछा, एक का जवाब नहीं दे पाया। ओके, एक करके। 2014 से G2 स्पेक्ट्रम इनके सरकार में ही उसमें कुछ नहीं पाया गया। यानी ये देखिए यूपीए की सरकार की ईमानदारी कि बेकसूर मिनिस्टर और एमपी भी जेल भेज दिए गए थे बिना शक के आधार पर। G2 स्पेक्ट्रम का फैसला इन्हीं का पकड़े गए। सर 9:10 से आप ही बोल रहे हो, एक चीज का जवाब तो आप देते नहीं हो। और हम तो दे रहे हैं, आप कहां भागे? अरे भाई, अडानी के एयरक्राफ्ट में आप क्यों? ओके, सुनिए, मैं किसी को एक मिनट सर, मैं किसी को पूरे देश में हवाई जहाज से उड़े थे। ओके, एक मिनट सर, हाँ, एक मिनट, मैं सर किसी को शिकायत का मौका, एक मिनट बोलिए सर। उदित राज जी, एक मिनट, डॉक्टर उदित राज, एक मिनट, जीवीएल जी रुकिए, डॉक्टर उदित, एक मिनट, मैं कह रहा हूं, मैं किसी को शिकायत नहीं होने दूंगा, सबको समय भी दूंगा। और आप एक मिनट सर, ऑफिसर बोलते हैं। अरे सर, एक मिनट, डॉक्टर उदित राज, मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैंने क्या कहा, इंडिपेंडेंट आदमी को बैठाया है। सर, एक मिनट सर, मैं आप भी बीजेपी के, सारे बीजेपी के ही तो हैं सर। कौन बीजेपी के? आप विक्रम सिंह तो पूर्व पुलिस अधिकारी, पता नहीं लीजिए। अब सुनिए, अब सुनिए, अब डॉक्टर उदित राज प्लीज मेरी, मैं एक मिनट, जीवीएल सर, जीवीएल रुकिए, डॉक्टर उदित राज सुनिए, एक मिनट डॉक्टर उदित राज, एक मिनट सुन लीजिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मैं, आप सवाल पूछे, मैं उनसे जवाब बिल्कुल लूंगा। वो सवाल पूछेंगे सर, एक मिनट जवाब दिया नहीं सर। उदित राज जी प्लीज, उदित राज जी सुन तो लीजिए, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। उदित राज जी, मेरी बात तो पूरी होने दीजिए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं, मैं आज की डिबेट शायद पहला सवाल आपसे करता, लेकिन आप थोड़ा देर से जुड़े, इसलिए मैं जीवीएल के पास पहले गया, उनसे मैंने कुछ सवाल पूछे। अब मैं आपको भी समय दे रहा हूं, आप आपके सवालों का जवाब देना चाह रहे हैं, मैंने उनको दिया। अब मैं दोबारा आपने सवाल फिर से, जिन सवालों का जवाब नहीं मिल रहा, आप पूछिए, मैं जीवीएल के पास ले जाऊंगा। मैं चाह रहा हूं कि सभी लोग मौका आने पर बोले, लेकिन प्लीज ये मत कहिए कि विक्रम सिंह जी सारे बीजेपी के, वो बीजेपी के नहीं है सर। वो तो मैं अक्सर देखता हूं सर। सर इनको डिक्लेयर कर, डॉक्टर उदित राज प्लीज सर, हम पर्सनल ना हो मुद्दों पर। डॉक्टर उदित बोलिए, आप पर्सनल, जीवीएल उनकी बात पूरी हो जाए, फिर मैं आपको वो बहुत देर बोले, मुझे कंप्लीट करने एक मिनट, कुछ नहीं, उनके कुछ कमेंट्स, उनके कुछ टिप्पणियों का जवाब देना चाहता हूं। बोलिए, फिर मैं आ रहा हूं जी, बोलिए। हाँ, तो 2014 से हमारी गलतियां गिनने लगे। क्या आपको शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस है क्या उदित राज? आप किस पार्टी के थे? आप बीजेपी के नहीं थे क्या? आप बीजेपी में क्यों चुप रहे? क्या 2014 से 19 तक आप सांसद नहीं थे बीजेपी के? तब आपको सब कुछ अच्छा लगा? नंबर 1, नंबर 2, आपके सरकार, यूपीए के सरकार में इतने सारे अरेस्ट हुए, उसका कारण था वो बेईमानी थी। सीएजी के रिपोर्ट्स के आधार पर
जेपीसी के आधार पर, कोच के टिप्पणियों के आधार पर जेल गए थे। क्या सुरेश कलमाडी बेकसूर था सीडब्ल्यूजी गेम्स में, कॉमनवेल्थ गेम्स में? वो बेकसूर था क्या, वो सांसद जो अरेस्ट हुआ? तो क्या कोलगेट में जितने लोग अरेस्ट हुए वो सारे बेकसूर थे आपके हिसाब से? क्या कोल स्कैम हुआ ही नहीं था? ये किसी की कल्पना थी क्या? ओके क्या ये विजय माल्या मनमोहन सिंह के दफ्तर में जाकर के उनके सेक्रेटरी से चिट्ठियां नहीं लिखवाते थे एसबीआई को, इनको लोन दिया जाए, इन पर रहम किया जाए? ओके डॉक्टर उदित राज बोलिए। डॉक्टर उदित राज, डॉक्टर उदित राज, हम ये सब आप भूल जी गए। जी जी डॉक्टर उदित राज, जो मेन बात है, एक मिनट, डॉक्टर उदित राज जो जीवीएल कह रहे हैं, उनका जो मेन एक तर्क है, वो कह रहे हैं कि भाई अगर करप्शन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है तो आप ये मत तुलना करें कि भाई तब ज्यादा क्यों, और जरूरी नहीं है कि अगर कोई करप्ट, बैलेंस थोड़ी करना जांच एजेंसियों को कि 2000 यूपीए सरकार में जितने केस हुए थे उतने ही केस अभी भी करें, वो बैलेंस थोड़ी करना। जहां करप्शन उसको दिखेगा, जांच एजेंसियां उसको करप्शन को टेक ओवर करेंगी केस। बोलिए आप जी। अशोक जी जी आप जवाब मेरे तरफ दे रहे हैं, मुझे देने दीजिए। तो इन्होंने कहा तो ये स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा घोटाला था और उसी को नाम करके सत्ता में आए। इन्हीं की सरकार में सीबीआई के कोर्ट ने कुछ नहीं पाया। इनके यहां जो स्कैंडल और भ्रष्टाचार करते हैं उनको महिमा मंडित किया जाता है, इसलिए जेल नहीं जाते। कांग्रेस और दूसरे दल भी नैतिकता के आधार पर कुछ न कुछ कार्रवाई करते थे। वाजपेयी जी थे, एक नैतिकता थे, कुछ कर देते। इनके हाथ जो जितना ही बड़ा स्कैंडल करने वाला होगा उतना ही महिमा मंडित होगा। एजेंसियां सारे इनके कंट्रोल में हैं। ईडी को क्या सीबीआई को एक केस दर्ज किया अडानी के खिलाफ? हाँ, ये बताइए किसके खिलाफ में किया है, मुझे बता दीजिए। और एक बात है, सारे भगोड़े ये कह देना बड़ा आसान है। 10 लाख करोड़ का एनपीए इनके समय में हुआ है। इतना एनपीए कभी नहीं हुआ है इस 40 साल 50-55 साल में। 2014 से लेकर के 2022 तक मैक्सिमम एनपीए लगभग 10 लाख करोड़ है। ये पूंजीपति, इसमें भी राहुल गांधी सिफारिश कर रहे हैं। मनमोहन सिंह ने सिफारिश किया कि हमने सिफारिश किया कि इनको लोन दे दो। ये किसने, ये लोन एनपीए कैसे हुए हैं? ओके, एक मिनट, मैं डॉक्टर उदित राज जवाब देना चाहता हूं। हाँ, आप जीवन नरसिंह आप जवाब दीजिएगा, लेकिन डॉक्टर उदित राज मैं एक मूल सवाल पे फिर से आ रहा हूं। नहीं, डॉक्टर उदित राज मेरा मूल सवाल फिर से, सर सुनिए तो सही। डॉक्टर उदित राज प्लीज, मैं मूल सवाल में फिर आ रहा हूं जो आपने शुरू किया। उसके बाद मैं जरा विक्रम सिंह जी को भी डिबेट में ले आऊं, फिर मैं जीवीएल मौका दूंगा। मैं सिर्फ डॉक्टर उदित राज, मेरा मूल सवाल यही है। मैं फिर कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि नैतिकता कोई चीज होती है, यानी आप ये कह रहे हैं कि आज जो विपक्ष ने मार्च किया ईडी दफ्तर, उसका जांच से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि आपने फिर दोहराया कि ईडी जो है इन लोगों के इशारे पे काम कर रही है। तो फिर इसका मतलब तो साफ है कि ये एक मार्च जो है सांकेतिक मार्च था। ईडी जांच करे अडानी की, इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि ईडी तो आप कह रहे हैं कि ईडी इनके हाथ में काम कर रही है। अशोक जी, हमें मालूम है ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स कुछ नहीं करे। जहां के अदालत में जाने का तरीका है गणतंत्र में। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का दफ्तर 11 दीनदयाल उपाध्याय रोड पर जो बिल्डिंग बीजेपी की बनी है उसमें एक दफ्तर इनको बना लेना चाहिए। और पूरा देश देख रहा है इस बात को। और ये जो नरसिम्हा जी कह रहे हैं, मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बड़े एजुकेटेड पर्सनालिटी हैं। मैं उस समय भी तमाम मुद्दों पर असहमत होता था और उसी एक स्टिंग ऑपरेशन टीवी 9 में किया। उस स्टिंग ऑपरेशन को मुझे नहीं मालूम था कि हमारा स्टिंग ऑपरेशन हो रहा है। उसमें हमने क्या कहा था कि डिमोनेटाइजेशन और बैड जीएसटी से देश बर्बाद है, और पार्लियामेंट में भी मैं बोलता था। और ये आपका जो साउथ केरला में जो मंदिर प्रवेश का जो सुप्रीम कोर्ट में कहा था महिलाओं और पुरुषों को दोनों का अधिकार, उसका मैंने विरोध किया था। उसका मैंने विरोध किया था। तो बीजेपी में रह करके तमाम मुद्दों के ऊपर
देखिए, मैं अपना पेट ठीक नहीं है। पालता हूं। ओके, जिन मर्दा सबको है, एक मर्दा सबको है, लेके कुछ नहीं जाएगा। और मैं बायस्ड भी नहीं हूं, जो काम सच है ठीक है, ठीक है, गलत ओके सर, ओके सर, आपके ऊपर नहीं, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ये आरोप कोई नहीं लगा रहा, जाहिर सी बात है आपके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा, लेकिन उन्होंने कहा, आपने क्लैरिफाई कर, जीवीएल जल्दी से रिस्पॉन्ड कर दीजिए, फिर मैं विक्रम जी के पास जाऊं जी। नहीं, देखिए, उदित राज जी आउटस्पोकन व्यक्ति है, मैं जानता हूं। वो यदि उन्होंने बीजेपी, मुझे इसका ध्यान नहीं है, लेकिन उन्होंने किया होगा तो उन्हें अंतरात्मा की आवाज पर उन्होंने बीजेपी में रहते हुए भी क्रिटिसाइज किया होगा। मैं वही अंतरात्मा की आवाज उनसे अपेक्षा करता हूं। ओके, मुझे लगता है कुछ जीवीएल सिंह, ओके, नेटवर्क प्रॉब्लम है। जीवीएल एक मिनट रुकिएगा, मैं आपके पास आऊं, मैं विक्रम सिंह जी आपके पास आऊं, एक मिनट रुकिएगा सर प्लीज, मैं विक्रम सिंह जी को ले आऊं इस डिबेट। विक्रम सिंह जी, कुल मिलाकर ये पूरा जो डिबेट है, ये आपको लगता है कि ये जांच एजेंसियों पे हमेशा से सवाल उठते रहे हैं कि जांच एजेंसियां जो है, मैं देख रहा हूं कि तीनों मेहमानों के इंटरनेट कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है, जरा प्लीज इसको चेक कर लीजिए जी। विक्रम सिंह जी, सवाल यह है कि जांच एजेंसियों को लेकर हमेशा ये आरोप लगते हैं, हमेशा विपक्ष कहता है सत्ता पक्ष दुरुपयोग कर रहा है, सत्ता पक्ष कह रहा है जांच एजेंसियां फ्री है करने के लिए। हमने एक समय वो देखा यूपीए सरकार में जब सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। लेकिन आज ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, इन्हीं जांच एजेंसियों की कार्रवाई को रोकने के लिए, ईडी की कार्रवाई को रोकने के लिए विपक्ष के कई लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में गए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को कहा कि वो जो कार्रवाई पीएमएलए के तहत कर रही है वो बिल्कुल सही है, उसको नहीं रोकेंगे। इसका क्या मायने हैं? अशोक जी, विद्वान पैलेस ने समय समय पर आरोप प्रत्यारोप का दौर किया है। मेरा किसी पे आरोप प्रत्यारोप नहीं, केवल व्यवसायिक दक्षता का है। हालांकि हमारे विद्वान मित्र कहते हैं कि मैंने कोई आवरण है मेरा, तो लाभ और हानि को छोड़कर के केवल एक वाक्य, अब क्या खाक मैं ABCD होऊंगा? अरे लाभ लेना होता तो 10 साल पहले मैं कोई पार्टी में आ जाता। अब तो न इधर के रहे न उधर के रहे, मैं किसी भी पार्टी का आधी प्याली चाय का गुनहगार नहीं हूं और न रहूंगा, वरना आपकी तरह मैं भी एक आवरण हो करके कुछ अपना लाभ ही उठा लेता। बहरहाल, अब मैं आता हूं मुद्दे के ऊपर। ईडी के ऊपर अगर जो आरोप है, कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी देश की ऐसी नहीं है जिसके ऊपर आरोप न लगे। ये एक राजनैतिक एक दांव है, क्योंकि आप जुडिशरी को तो कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या ये स्वयंभू एजेंसीज हैं? ये एजेंसीज जो करती हैं जुडिशियल स्क्रूटनी के अंतर्गत करती हैं। अगर कोई शिकायत हो इनके कार्य और आचरण में, तो जुडिशियल ऑफिसर से, जज से, कोर्ट से शिकायत कीजिए। वहां तो आप जाते नहीं। बेहतर यह होता कि अगर आपको बहुत गंभीर शिकायतें थी ईडी से, तो आप जाके पहले सीवीसी के यहां जाते, थाना पार्लियामेंट स्ट्रीट जाकर के एक अभिलेख दे देते, और वहां पर अगर अपराध पंजीकृत नहीं होता धारा 154 सीआरपीसी में, तो धारा 156(3) सीआरपीसी में यह विकल्प है कि कोर्ट चले जाइए कि हमने सारे चैनल अपने एग्जॉस्ट कर लिए और हमारी एफआईआर पंजीकृत नहीं हुई, तो अब माननीय न्यायालय संज्ञान में लेकर के हमारी एफआईआर रजिस्टर कर ले और इसकी विवेचना के आदेश कर ले। इतने बुद्धिजीवी हमारे राजनेता, देश के शीर्षस्थ अधिवक्ता उनके साथ हैं, तो इतनी जो मौलिक बात है जो कि कांस्टेबल एक हेड मुहर्रिर थाने का बता देगा, आखिर वो विकल्प क्यों नहीं चुना? क्योंकि कहीं पे निगाह है और कहीं पे निशाना। अशोक जी, ये कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशाना, क्योंकि वो आंदोलन का स्कोप नहीं बनता, आरोप प्रत्यारोप का दौर नहीं पड़ता, क्योंकि वहां न जाकर के हमको जाना है हलवाई के यहाँ जलेबी खरीदने, हम चले गए पाटा की दुकान में जलेबी, अरे जलेबी लेना तो आप जाइए हलवाई के यहाँ जाइए, पाटा की दुकान क्या कहते चले गए थे आप। और यही चीज में समझ आ, देश के सर्वोच्च शीर्षस्थ अधिवक्ता आपके साथ, हमसे ज्यादा कानून आप जानते हैं, लेकिन जो मौलिक बात जो थाने का हेड मुहर्रिर बता सकता है, कागज जाके दीजिए, वरना 156 दिन तहरीर दीजिए, वो आप देंगे नहीं, क्योंकि उसमें राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि नहीं होती है। बस यही मेरा वक्तव्य है। ओके, ठीक है, मैं आऊंगा तीनों में, लेकिन इंटरेस्टिंग बात जो विक्रम सिंह जी ने कही, देश को यह नहीं भूलना चाहिए, देश में ऐसे धुरंधर वकील है, बड़े बड़े वकील हैं जो एक आतंकवादी की फांसी की सजा रुकवाने के लिए, जिन्होंने रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुलवा दिया था। विपक्ष के पास ऐसे धुरंधर जो है वकील हैं, और देश की अदालतें भी किस तरह से काम करती हैं कि एक आतंकवादी को रात को 12 बजे जो है, रात को जब सब कुछ बंद था, तब उन्होंने एक फाइनल हियरिंग दी। तो ऐसे में सवाल जायज है कि अगर विपक्ष की कोई शिकायत है तो विपक्ष बिल्कुल ठीक कहा, अगर आपको जलेबी चाहिए तो हलवाई की दुकान पे जाना पड़ेगा, बाटा जूते की दुकान पे नहीं। तो सवाल है कि अगर विपक्ष को शिकायत है तो विपक्ष क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट या क्यों नहीं अदालतों में जाता कि यह कार्रवाई जो हो रही है ये सब गलत है। अगर अदालत को लगेगा गलत है तो फिर आपको रिलीफ जरूर मिलेगा, लेकिन
कोई गया नहीं है, जो गए हैं उनके भी केस टर्न डाउन हो गए हैं। ये क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट बिंदु है इस बहस का, इस डिबेट का, आऊंगा उस पर लेकिन इस ब्रेक के बाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा, वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा, वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में, इजी सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया, आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है, मैसूर सैंडल सोप। बुफे पे टूट पड़ो मेरे बाराती, बट पहले टूटो हैंड वॉश पे। एंजॉय हैंड वॉश रिमाइंडर बाय अ हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। दो टूक आप देख रहे हैं 24 की लड़ाई, ईडी के घर है, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज विपक्ष के कई पार्टियों ने, 16 पार्टियां लगभग जो हैं वो ईडी के पास गई ये कहने के लिए कि भाई हमारी जांच तो हो रही है लेकिन अडानी की जांच क्यों नहीं हो रही। पुलिस ने इसको रोक दिया, लेकिन इस पूरे मामले पर सियासत गरमाई हुई है। दरअसल क्या ये 24 की लड़ाई है, 24 की तैयारी है, जहां जांच एजेंसियों को एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है, जांच एजेंसियों के एक्शन को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी है। इन्हीं सब सवालों पर चर्चा कर रहे हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हैं। मेरे साथ जीवीएल नरसिंह राव जुड़े हैं बीजेपी से, डॉक्टर उदित राज कांग्रेस के नेता हैं, विक्रम सिंह जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो फॉर्मर IPS हैं। तो डॉक्टर उदित राज भाई, जलेबी तो फिर हलवाई की दुकान पे मिलेगी ना, इसलिए लग रहा है कि आप लोग दरअसल एक राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। विपक्ष उस राजनीतिक लड़ाई के कारण जो है ये एक माहौल बनाने की कोशिश है, ठीक वैसे ही जैसे 19 में, हालांकि 19 में आप उस तरफ थे, बीजेपी के साथ थे, लेकिन ठीक वैसे ही जैसे 19 में बाकायदा राफेल को एक मुद्दा बनाने की कोशिश की, उसी तरह से एक मुद्दा और खड़ा करने की कोशिश है 24 के लिए, पब्लिक को एक परसेप्शन देने के लिए। देखिए अशोक जी, आप बहुत पहले से मुझे जानते हैं जी, और जहां बुनियादी मतभेद होते हैं वहां मैं अपने करियर को ध्यान नहीं देता हूं। ठीक। और मैं यह नहीं कहूंगा कि बीजेपी की तरफ से कोई समस्या थी मुझे, बल्कि मेरी समस्या थी जहां पर मतभेद हुआ करते थे मैं अपनी बात को कह देता था और असहमति जता देता था। लेकिन एक सांसद को, एक MP जो नॉर्मली अब नहीं कर सकते हैं, करता है नहीं कोई, अंदर अंदर सभी कहते हैं 90%, 95% लीडर्स, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, MP और मिनिस्टर घर के अंदर क्या कहते हैं बीजेपी के और बाहर क्या कहते हैं। ठीक है सर, मैं घर में वो मुद्दा नहीं है। हाँ ठीक है, वो होता है। हाँ देखिए, जो मैं यहाँ कह रहा हूँ, आगे भी कहूंगा, अभी जो कहा गया कि ED CBI इनकम टैक्स काम न करे तो अदालत चला जाना चाहिए, अजीब तर्क है भाई। यानी ED CBI इनकम टैक्स विपक्ष के लिए तो है और दुरुपयोग के लिए है, तो यही फार्मूला इनको भी लागू करना चाहिए कि अगर कोई भ्रष्टाचार है तो सुप्रीम कोर्ट में वो भी जाए, सरकार भी जाए। तो ये इस तरह का कुतर्क कहना हर मामले में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सरकार क्यों जाएगी? सरकार तो जांच कर रही है, उस जांच को रोकने के लिए लोग गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं रुकेगी जांच। नहीं, सरकार एक अलग है, इंस्टीट्यूशन अलग है। हाँ, मैं इंस्टीट्यूशन की बात कह रहा हूँ। हाँ,
ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, सरकार केवल पार्लियामेंट से नहीं चलती। सम टोटल ऑफ इंस्टीट्यूशंस इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन वो सरकार होती है। सरकार केवल है कि प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर और एमपी नहीं होते, वो इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशन सबके लिए है। तो इस इंस्टीट्यूशन का यही आर्गुमेंट ये भी दिया जाए कि अगर मान लीजिए सिसोदिया ने करप्शन किया है तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाए सर, वरना ये भी हमने आ रहा पर आपने बढ़िया नहीं डॉक्टर उदित राज आपने बढ़िया नाम लिया, डॉक्टर उदित राज आपने बढ़िया नाम लिया। मैं आपको याद दिला रहा हूं, नहीं मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि यही मनीष सिसोदिया जब गिरफ्तार हुए तो यही कांग्रेस के दिल्ली के अध्यक्ष ने कहा कि बहुत अच्छा हुआ और बहुत सही कार्रवाई हुई। मैं तो यही कह रहा हूं। मैं एक चीज जल्दी से मैं बता दूं क्यों आपने, क्योंकि शुरू में ये बात कही ना, एक मिनट डॉक्टर उदित, आपने शुरू में कहा ना नैतिकता की बात, तो मैं यही बता रहा हूं सवाल नैतिकता का कहां से आता है और नैतिकता के सवाल फिर दोनों तरफ लागू होते हैं। आरजेडी के खिलाफ आज कार्रवाई चल रही है, आज की इसमें आरजेडी और जेडीयू एक साथ थे विपक्ष के इस मोर्चे में, जबकि आरजेडी के खिलाफ लैंड फॉर जॉब स्कैम की मांग जेडीयू ने की थी, कांग्रेस ने शराब घोटाले की मांग की थी। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी से पहले हमने कहा शराब घोटाले की जांच हो, और आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ थे। मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी पर कांग्रेस ने कहा बिल्कुल सही कार्रवाई हुई, लेकिन आज आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ थे। लालू यादव के खिलाफ घोटाले की जांच जो है कांग्रेस रिजीम में शुरू हुई, लेकिन आज कांग्रेस और आरजेडी एक साथ थे। तो सर यही तो घालमेल है, लोग ये समझ नहीं पाते कब आप विपक्ष एकजुट हो जाता है, कब बिखर जाता है, कब किसके लिए कौन करप्ट हो जाता है, कब किसके लिए कौन सफेद चिट वाला हो जाता है। यही तो समस्या है सर। जीवीएल ये सवाल हमसे अच्छा बोलिए, आप बोलिए फिर मैं जीवीएल जी से संबंधित बोलिए आप बोलिए फिर मैं जीवीएल के पास। आज भी वही स्टैंड है हमारा कि जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का केस टू केस ये शराब घोटाला बहुत क्लियर दिख रहा है, दिल्ली में दिख रहा है, लेकिन एक ब्रॉड अलायंस जब होता है संविधान बचाने को, कॉन्स्टिट्यूशन बचाने का, इस समय संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। ओके। मतलब आप 30 साल पहले के केस, 20 साल पहले के केस, सारा सीबीआई, इनकम टैक्स को लालू का ही भ्रष्टाचार दिखता है, अडानी का नहीं दिख रहा भाई। ओके जीवीएल, ये संविधान बचाने की लड़ाई है वो कह रहे हैं। ओके डॉक्टर नहीं दिख रहा, नहीं आपने एक इंपॉर्टेंट बात की, मैं उस पर ले लूं। का नहीं दिख रहा है। नहीं एक मिनट सर, एक मिनट, मैं आ रहा हूं सर। आपने कहा ये संविधान बचाने की लड़ाई है। डॉक्टर उदित राज, आपने कहा ये घोटालों से बड़ा संविधान बचाने की लड़ाई है। जीवीएल, ये देखिए, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशन बचाने के नहीं, ये करप्शन बचाने की लड़ाई है। ये जो भ्रष्टाचार किया है उससे सभी संस्थाओं से छूट इनको मिलनी चाहिए, भ्रष्टाचार से छूट मिलनी चाहिए, उसके लिए लड़ाई है। और अभी उदित जी कह रहे थे आप ये कोर्ट में क्यों नहीं चले जाते, हर केस कोर्ट में ही जाता है ना, ऐसा थोड़ी है कोई सरकार फांसी की किसी पर सजा दे रही है। सरकार के संस्था है, ईडी और इनकम टैक्स तो सरकार के अंदर है, बट लेकिन एक आर्म्स लेंथ मेंटेन करती है सरकार इन इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी से, ताकि वो अपने काम पूरी तरह इंडिपेंडेंटली करे, बट लेकिन दे आर अकाउंटेबल टू द कोर्ट्स। अब सिसोदिया की मामला हो या लालू प्रसाद की मामला हो, हर केस या सिसोदिया को कोर्ट ने ही पुलिस कस्टडी के लिए दिया है, पहले इनको सीबीआई को दिया है, बाद में ईडी को दिया है। तो ये सारे जांच जो चल रही है ये सुप्रीम कोर्ट या लोअर कोर्ट्स के उनके नजर में और उनकी निगरानी में हो रही है। ये कोई सरकार का कोई इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है। सारे केसेस, ये क्या सीबीआई का जो केस है लालू प्रसाद जी के खिलाफ, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ, ये कितने साल से कोर्ट में चल रहा है, सीबीआई कोर्ट में। हाँ, और 2016-17 से बहुत उसके पहले से रजिस्टर हुआ है कांग्रेस के कार्यकाल में,
और अगर मैं गलत नहीं हूं तो दो मामलों में लालू जी कन्विक्ट भी हो चुके हैं। अगर मैं दो मामलों में, तो सवाल यह कि स्कैम में कन्विक्ट हो चुके थे। सवाल यह कि कोर्ट में तो ये मामले हर तरह से हैं ही, तो यही सवाल है ना कि अगर कोर्ट में मामले हैं, अगर इसमें कुछ गलत हो रहा होता, जांच एजेंसियां जो है कुछ अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जा रही होती, तो अदालत इसमें इन जांच एजेंसियों को फटकार लगा सकता था, रोक सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर ऐसे हम क्यों माने कि भाई जांच एजेंसियां जो कर रही हैं सब गलत ही है। मैं आऊंगा इस पर, इस ब्रेक के बाद डॉक्टर विक्रम सिंह आपके पास आता हूं, फिर उदित राज जी आपके पास। एक और मुझे ब्रेक लेना, ब्रेक के बाद आते हुए बहस जारी रहेगी। ईडी के गहराई 24 की लड़ाई, मैं फिर कह रहा हूं कि क्या यह दरअसल 24 की लड़ाई है जिसके लिए दोनों तरफ से वार प्रतिवार हो रहा है। आऊंगा इस पर ब्रेक के बाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए। और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा डोज। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है, आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। अपना कर्तव्य निभाएं, समय पर अपना एडवांस टैक्स जमा कराएं, अपने सम्मान के लिए भी और राष्ट्र निर्माण के लिए भी। आपके एडवांस टैक्स से देश का आर्थिक और सामाजिक विकास हो रहा है। महिलाएं अपने सपनों को नया आकाश दे रही हैं। कृषि टेक्नोलॉजी, अस्पताल, सड़कों और पुलों का निर्माण हमारी प्रगति को नई गति दे रहे हैं। आपका कर देश के विकास को सुनिश्चित करता है। अपना एडवांस टैक्स पे एज यू अर्न के आधार पर जमा कराएं। एडवांस टैक्स जमा कराने की आखिरी तारीख 15 मार्च 2023 है। कंपनी, कॉर्पोरेट या वे व्यक्ति जिनकी कर देयता TDS, TCS कटने के बाद 10,000 या उससे अधिक है, वो 15 मार्च 2023 तक अपने अग्रिम कर की किश्त अदा करें। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। कौन सा परफ्यूम है? परफ्यूम बहुत फ्रेश लग रही हो। पार्लर गई थी? नो पार्लर, नो फेशियल। ये है मेरा फेवरेट सोप। ये एकमात्र साबुन है जो आत्मविश्वास देता है। मैसूर सैंडल सोप। पता है, लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कॉल सेंटर का स्टेडी जॉब क्यों छोड़ा? आई वॉन्टेड मोर आउट ऑफ लाइफ। बस मैंने अपना स्टार्टअप शुरू किया। जानना चाहोगे कैसे? देन स्टार्ट अप योर ओन बिजनेस एज एन LIC एजेंट। यहाँ सब कुछ है, ग्रेट प्रोडक्ट्स, जीरो इन्वेस्टमेंट, लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज। तो क्या आप तैयार है? LIC एजेंट बनो। अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। चैम्प, मारते रहना है छक्का। हाँ। तो गो होम एंड हैंड वॉश पक्का। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। दो टूक आप देख रहे हैं 24 की लड़ाई, ईडी के घर है। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। 3 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जीवी नरसिंहन और बीजेपी से, डॉक्टर उदित राज कांग्रेस से हैं, और जो है मेरे साथ विक्रम सिंह जी हैं, जो पूर्व IPS अधिकारी हैं। विक्रम सिंह जी, ये पूरी जो डिबेट है एक तरफ है। इस डिबेट में, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि निशाना पर ईडी है, और ऐसा लगता है कि 24 तक जो है ईडी की कार्रवाइयों पर कहीं ना कहीं जो है राजनीति होती रहेगी। तो ईडी कैसे काम करती है यह भी एक थोड़ा समझना जरूरी है। क्या ईडी इतनी विश्वसनीय है कि जो वो काम करती है हम उस पर भरोसा कर सके? मैं यहां पर एक आंकड़ा रख रहा हूं, उसके बाद आप अपनी बात रखिए, क्योंकि ये बार बार कहा जाता है कि ईडी जो है उसके सिर्फ जो है 2%, 3% उसका कन्विक्शन रेट है। लेकिन मैंने जब पूरा स्टडी किया और ये आंकड़ा सामने है, इस आंकड़े के अनुसार ईडी ने 31 मार्च 2022 तक 5,422 केस दर्ज किए थे, जिसमें 400 अरेस्ट हुए, 25 कन्विक्ट हुए। 22 के बाद और भी बहुत सारे, जो आंकड़ा ये, क्योंकि ये आंकड़ा मैं संसद से लेकर दे रहा हूं। दूसरी बात, ये जो ईडी को लेकर कहा जाता है, मेरी जब ईडी अधिकारियों से इस बारे में बात हुई तो वो बताते हैं कि जो केस कंप्लीट हुए, कन्विक्शन तो उसमें देखा जाएगा ना। तो ईडी ने अब से कुछ साल पहले, कुछ 6 महीने पहले तक 32 केस जो है कंप्लीट कर लिए थे जिनकी जांच हो रही थी। उनमें से 31 में अदालत ने सजा दी।
इसका मतलब है कि ईडी का कन्विक्शन रेट जो है 97% है, यानी इतना शानदार स्ट्राइक रेट। क्या जिस जांच एजेंसी का स्ट्राइक रेट इतना शानदार हो, क्या उस पर राजनीति होना सही है? कोई औचित्य नहीं अशोक जी। और दूसरा आयाम ईडी के कार्य संस्कृति का यह है, एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि मानवाधिकार का हनन हुआ हो, या जैसे आरोप हम लोगों पे लगते हैं जो कि सिविल पुलिस के हैं कि आधे कसाई हैं और आधे इंसान। ये ईडी के ऊपर कम से कम नहीं लगा है आज तक कि उन्होंने किसी का, आरोपी का मानवाधिकार का हनन किया हो। और ये जो कामयाबी का आपने आंकड़ा बताया है, शो में आने से पहले भी मैंने कई वरिष्ठ ईडी के अधिकारियों से, सेवारत से बात की, उन्होंने वही आंकड़ों प्रस्तुत किए जो आपने प्रस्तुत किए हैं। तो ये तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न करने वाली है। हम ये जान ले, ईडी कोई ऐसा नहीं कि आकाश गंगा से ऊपर है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब सरकारी विभाग हैं और बड़े चयन और बहुत ही इनके जो सिलेक्शन प्रोसीजर है और उसके बाद प्रोन्नति है, बहुत उसकी स्क्रूटनी और स्क्रीनिंग के बाद होती है। ये भी विभागीय तो मर्यादाओं का पालन करते ही हैं, लेकिन सीवीसी के अंदर में और दूसरे न्यायालय के अनुश्रवण के अंतर्गत इनकी कार्रवाई होती है। इनकम टैक्स एक्ट हो, चाहे पीएमएलए हो, प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग, बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2016 हो, ये जो भी इनकी समीक्षात्मक या जो भी विवेचना होती है न्यायालय के अनुश्रवण में होगी। ऐसी कोई दशा मुझे दिखाई नहीं पड़ रही है कि हमारे भारत की कोई जांच एफबीआई अमेरिका की या संयुक्त राष्ट्र करेगा। वो दिन आने वाला नहीं है, करना इन्हीं तीन को है। हाँ ठीक है, हम गाली गलौज करके, उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करके, उनकी छवि धूमिल करने की, उनका मनोबल गिराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो भी प्रशिक्षित अधिकारी हैं, इसी समाज से आते हैं। माननीय उदय राज जी भी पहले इनकम टैक्स विभाग की शोभा बढ़ा रहे थे, वरिष्ठ अधिकारी थे, उसके बाद उन्होंने दूसरी पारी खेली है। ठीक है, दोनों जगह उन्होंने कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उसको समझ सकते हैं कि क्या किसी इनकम टैक्स कमिश्नर या अधिकारी का आप आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि उसको मालूम है कि वो उसकी जो कार्य संस्कृति है, उसको जहां स्वायत्ता मिलती है, वहीं पर रक्षा के जो उपक्रम है जो हमारा संविधान देता है, उसकी अपॉइंटमेंट से लेकर डिसमिसल तक संविधान में प्राविधान है। ऐसे नहीं किसी राजनेता ने कह दिया तो आपको वो दंडात्मक कार्रवाई कर लेगा। इसलिए जो इस स्वायत्ता का और इसको इवॉल्व होने में बाबा साहब के कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी तरह का कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कि कोई राज्य सेवक अपने को निरीह या असहाय समझे। उसकी सुरक्षा की, उसकी जॉब सिक्योरिटी की, उसके डिसमिसल की भी पूरे अनुच्छेद 311 भी है, लेकिन वो उनके लिए है जिन्होंने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में, एक गंभीर भ्रष्टाचार में संलिप्त है। लेकिन अगर इंडिपेंडेंट कोई काम ईडी ने, इनकम टैक्स ने, सीबीआई ने किया है, तो ये मान के चलिए कि उतनी स्वायत्ता सरकार ने, हमारे संविधान ने उसको प्रदत्त की है। ओके, डॉक्टर उदित राज, सवाल मैं फिर एक राजनीतिक सवाल पर, क्योंकि ये लड़ाई जो है, मेरा मूल आज ये कि ये लड़ाई करप्शन जांच से बड़ी राजनीतिक लड़ाई लग रही है। पर इसी संदर्भ में जब मैं राजनीतिक लड़ाई है तो फिर सवाल है कि आज अभी आपने आम आदमी पार्टी को, आपने सिसोदिया का शराब घोटाला तो हुआ, पर शराब घोटाले के जो आरोपी हैं वो पार्टी जो है वो कांग्रेस के साथ दिखाई देती है। दूसरी तरफ टीएमसी और एनसीपी इससे नदारत होती है। तो ये सब कुछ लगता है 24 के लिए एक फॉर्मेशन की कोशिश हो रही है कि उसमें कौन आ सकता है, कौन अलग हो सकता है। अब आप इसको संविधान बचाने की लड़ाई कह सकते हैं या कुछ कह सकते हैं, लेकिन लड़ाई तो 24 के लिए सत्ता की लड़ाई है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि बहुत ही योग्य डीजी यूपी रहे हैं विक्रम सिंह जी, एक आध दो बार मुलाकात भी हुई है, इनका नाम भी बड़ा अच्छा रहा है। इन्होंने जो बात कही, आपने इनसे बात कही, जवाब इन्होंने दिया कि स्ट्राइक रेट बहुत हाई है। 2014 में 122 या ऐसे ही केस ईडी के पास थे, उसके बाद में 5000 से ज्यादा केस ऐड हुए हैं। ठीक है, अब 5000 ऐड से आप उसका प्रोपोर्शन निकालिएगा तो 4% भी 5% भी स्ट्राइक रेट नहीं होता है। जिसमें हरेसमेंट करते हैं वो न कोर्ट तक एडवोकेट करने के लिए जाते नहीं है, पेंडिंग करेंगे, बार बार बुलाएंगे और उनको परेशान करते हैं, और बहुत बहुत सारी चीजें हैं। जब कभी रिजीम बदलेगी, ईडी में जितने अधिकारी हैं इनके पास में टनों पैसा निकलेगा, टनों। तमाम आईआरएस, उदित राज जी आप खुद भी आईआरएस रह चुके हैं ना, इसलिए मैं कह रहा हूं, आप जानते हैं जांच प्रक्रिया हिंदुस्तान में इतनी रातों रात पूरी नहीं होती। अशोक जी सुनते रहे आप मेरी बात। हमें मालूम है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि ईडी का जो डायरेक्टर है उनको गलत रूप से रखा गया है। क्यों रखा गया है? ये तो एक बात।
ये आपका सवाल हो गया। दूसरी बात है टीएमसी की बात है। देखिए विभिन्न 2014 में 2019 में बीजेपी के साथ में जो दल थे उसमें से आधे छोड़ नहीं दिए हैं क्या? एक प्रोसेस और प्रक्रिया होती है और उनके सहयोगी छोड़ दे तो कोई क्या मैं ये मानूं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस करीब आ रहे हैं? क्या मैं ये मानूं? एक बात, अरे जिसको महबूबा मुफ्ती का पीडी जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी उसके साथ सरकार बनाई। ठीक है सर, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे प्रक्रिया है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आ रहे हैं? ये प्रक्रिया है क्या? अतिक्रमण है आप पूछ रहे हो, यही सवाल पूछे बीजेपी से तो मैं जवाब दूंगा। इनके सहयोगी क्यों छोड़ देते हैं? नहीं वो तो छोड़ चुके हैं। अब वो सवाल अब वो सवाल वैलिड नहीं है ना कि पीडीपी और बीजेपी साथ आ रहे हैं नहीं आ रहे। अब तो सवाल ये वैलिड है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस साथ आ रहे हैं, तो इसलिए मैंने सवाल पूछा। बहरहाल जीवी नरसिंह राव वो कह रहे हैं कि भाई स्ट्राइक रेट को लेकर बार बार सवाल उठते हैं। दूसरी बात वो कह रहे हैं कि भाई सर रिजीम बदल जाएगा, उसके बाद अगर यही ईडी अधिकारी है इनके खिलाफ जांच होगी तो वो लोग सब और हैरेस करती है केस को लंबा खींच करके, वो ये बता रहे हैं। देखिए इतने शिकायतें रहने के बावजूद उसी ईडी में जाकर गुहार लगाने के लिए सभी विपक्ष के नेता जा रहे थे। ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है सांसदों को जाने के लिए। मैं अपने आप को एक सांसद रहते हुए मुझे खराब लग रहा है। ये संसद का और सांसदों का अपमान मैं मानता हूं। मैं किसी जांच एजेंसी के दफ्तर में सांसद जाकर के सांसद और प्रतिनिधि मंडल जाकर के वहां केसेस के बारे में बात करने के लिए जा रहे हैं, अपने आप में एक बहुत गलत एक उनकी तरफ से गलत पहल है। एक संसद का महत्व को इस प्रकार अपमान नहीं करना चाहिए। और दूसरी तरफ ये ईडी कोई संवैधानिक संस्था नहीं है वहां जाने के लिए, नहीं कोई स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये कोई जांच एजेंसी है। सरकार के अंदर एक अभिन्न अंग है, जैसा अभी भी हमारे अधिकारी बता रहे थे, विक्रम सिंह जी बता रहे थे। तो ऐसे जांच एजेंसी के पास जाने के खिलाफ मुझे लगता है इनके पीछे शायद ये मकसद था कि ईडी अधिकारी के पास जाकर के उनको दबाव डालना, शायद दबाव डालने के लिए जा रहे थे। ओके, कोई अधिकारी के पास इतने सारे सांसद जाएंगे, वो डर जाएगा, या उनके पास जाकर के कोई हम अपनी केस के बारे में कुछ डाइल्यूट करने के लिए, कुछ इन्फ्लुएंस करने के लिए जा रहे हैं। यही हो सकता है। नहीं तो जब आप ईडी पर विश्वास नहीं है, ईडी के ऑफिस में जाने का क्या जरूरत है? आपको कोर्ट में जाना चाहिए, कोई संवैधानिक संस्था में जाना चाहिए। तो एक बड़ी गलती है। और दूसरी एक तरह से वहां जाने से इन्होंने ईडी की निष्पक्षता को स्थापित किया है। ईडी को एक बाहर तो गाली देते हैं और उधर निष्पक्षता और उनकी क्रेडिबिलिटी पर इन्होंने प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया, इन्होंने मोहर लगा दी है। ओके ठीक है, फिर इतनी विश्वास है ईडी में, बहुत अच्छी बात है, वो होना चाहिए। आप लेटर लिख लीजिए, चलिए वहां नहीं जा सकते हैं, वहीं ठीक है सर, ठीक है सर, मैंने इसीलिए दे दीजिए, मैंने ये कह दीजिए कम से कम संसद में कह दीजिए। मैंने इसीलिए मैं बिल्कुल मेरा समय बिल्कुल खत्म हो गया सर। मैं माफी चाहता हूँ, बिल्कुल समय 10 बज चुके हैं, मेरा समय इतना ही है। मैं फिर कह रहा हूँ अंत में कुल मिलाकर सभी मेहमानों का शुक्रिया सर, समय इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन कुल मिलाकर मैं अंत में एक ही बात कहता हूँ, वो ये जो कि डॉक्टर विक्रम सिंह ने कही कि भाई अगर आपको जलेबी खरीदनी है तो आपको हलवाई की दुकान पे जाना पड़ेगा, बाटा की दुकान पे नहीं, क्योंकि बाटा की दुकान पे तो जूता मिलता है। तो अगर आपको चाहते हैं कि ईडी अपना एक्शन रोके या ईडी कुछ और भी जांच करे, कुछ और मामलों की जांच करे, तो देश की अदालतों में जाना चाहिए। ईडी के दफ्तर पर आप जा रहे हैं तो फिर इसका मतलब इसके राजनीतिक मायने हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये लड़ाई जो है राजनीतिक लड़ाई है, ईडी के घर आई 24 की लड़ाई। 24 का नतीजा कौन तय करेगा? वो आप तय करेंगे, देश की जनता तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। 2 टूक में आज बस इतना ही, कल मुलाकात होगी। नमस्कार।